स्टूडेंट आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम आपको पता है, स्ट्रेट लाइन है। टॉपिक की बात की जाए तो पहले तो हम यहाँ पे शायद किसी का माइक ऑन है। ओके ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स हम स्टार्ट किया हुआ है स्टूडेंट। इसके अंदर पहले तो हम कॉन्करेंट लाइन के ऊपर 2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स सेंटर का जो टॉपिक है वो हमारा स्टार्टिंग में रह गया था और आपका संडे के दिन टेस्ट है, तो एक्स सेंटर टॉपिक लिखा है, तो उसके बारे में सिर्फ 2-3 मिनट डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर क्वेश्चन तो रेयरली कभी आया है, लेकिन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2 थियरम का स्टेटमेंट यूज करके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन एंड 2 पैरेलल लाइन दी हुई है, उनका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किए थे उसमें 2 क्वेश्चन रह गए थे कॉन्करेंट लाइन के ऊपर, वो आज हम करेंगे, ठीक है। तो प्लीज मेरे साथ सोल्व कीजिए यहाँ पे एवरीवन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बोला इसको। शो दैट द लाइन्स 3x - 4y + 5 = 0, 7x - 8y + 5 = 0 एंड 4x + 5y - 45 = 0 और आप कॉन्करेंट, ठीक है। और ये आपका एनसीईआरटी की बुक्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे और एग्जाम में भी आ सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। और आपको बोला है स्टूडेंट फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करना है। तो प्लीज बताइए इस क्वेश्चन को सोल्व तो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर आपको बताना है कि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो डिटर्मिनेंट वाला हेल्प ले सकते हो, लेकिन हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो एक काम करते हैं, 3 इक्वेशन दी हुई है, कोई भी 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेते हैं, वहां से जो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी वो थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो आपको बोल सकते हैं कि तीनों लाइन आपका कॉन्करेंट हो गया, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपने निकाल लिया होगा, तो आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, प्लीज बता दीजिए एक बार। यस मैम। ठीक है, तो लिख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसको एग्जाम में कैसा लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं गिवन। ओके, गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइंस बोल सकते हैं, गिवन द इक्वेशंस ऑफ लाइंस। यहाँ पे इसको नंबरिंग देना पड़ेगा, तो जैसे यहाँ पे दिया है 3x - 4y + 5 = 0, ये पहले लाइन का इक्वेशन, इसका नंबर 1 दे देते स्टूडेंट, नंबर 1। सेकंड है 7x - 8y + 5 = 0, इसको नंबर 2 बोल देते, क्योंकि हमें कोई भी क्योंकि तीनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है ये हमें बताना है, लाइन कॉन्करेंट है ये बताना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने ये 2 ले लिए हैं। थर्ड लाइन का इक्वेशन है हमारे पास 4x + 5y - 45 = 0, इसको हम चाहे तो नंबर 3 बोल सकते हैं, ठीक है। अभी बताइए स्टूडेंट कौन सी 2 इक्वेशन को सोल्व करना चाहेंगे, आप बताइए। आप जो बोलेंगे वही करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 इक्वेशन दी हुई है हमें, तो इनमें से कोई भी 2 को साइमल्टेनियसली सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, उसको जो रिमेनिंग इक्वेशन वहां पे सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे कि वो जो अभी एक्स और वाई की जो वैल्यू मिली है वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो अगर वो सेटिस्फाई करेगी तो आप बोल सकते हैं तीनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है, मतलब तीनों लाइन आपका कॉन्करेंट है। तो बताइए कौन सा करना है, पहले और सेकंड वाले को कर ले, बताइए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इजी लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली जो इक्वेशन है उसमें y का कोएफिशिएंट -4 है, दूसरी वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -8 है। तो यहाँ पे बताइए, आप चाहे तो इनमें से कोई सी भी 2 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग स्टूडेंट। बताइए स्टूडेंट जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा स्टार्टिंग के 2 को सोल्व कर ली साइमल्टेनियसली, ठीक है। यस मैम। ओके चलो, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई ना कोई मतलब टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा, या तो एक्स के टर्म को एलिमिनेट करना है या वाई को, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम करें तो कर सकते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई, किससे करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, ठीक है, बाई 2 वी गेट। तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है नंबर 2 से, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 6x - 8y, तो लिख देते हैं 6x - 8y। उसके बाद हमें मिलेगा +10 = 0, +10 = 0, इसको आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 4,
ठीक है स्टूडेंट, अभी क्या करेंगे, आप भी बताइए इक्वेशन और ये इक्वेशन 4, अभी इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप कौन सी इक्वेशन को किस में से सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे? 4 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे या इक्वेशन 2 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, वही बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा चाहिए आंसर सेम ही आएगा, तो लिख सकते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ आपको। इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 2 में से, इक्वेशन 2 है हमारे पास 7x माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 7x माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसमें से हमें इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे मैं नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाली इक्वेशन का, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, माइनस 8y और प्लस 8y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखिए 7x माइनस 6x, ये x मिल गया, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए एवरीवन। यस तो यहाँ से स्टूडेंट क्या मिल रहा है, एक बार बता दीजिए। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है x की वैल्यू 5। ठीक है, x की वैल्यू 5 आई, तो आप चाहे तो इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, या चाहे तो इक्वेशन 1 में या 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, जैसे 1 में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, क्या मिलेगा, वी गेट। ठीक है, कि हमें y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। 3x माइनस 4y, 3x, x की वैल्यू है 5, माइनस 4y, फिर है प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखेंगे तो 3 5 15 हो गया, और यहाँ पे माइनस 4y और यहाँ पे प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली आप लोग, 15 प्लस 5 20 हो गया, तो 20 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो मुझे लग रहा है सबको ये आ रहा है 20 इज इक्वल टू 4y, मतलब 4y इज इक्वल टू 20 हो गया, और यहाँ से y की वैल्यू आपको 5 आ रही है कि कुछ अलग आ रही है, 5 आई। एवरीवन थैंक यू, यहाँ पे ऋषिता ने भी आंसर दिया, अंकिता ने भी, कुछ स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, अचल ने भी, वेरी गुड। यहाँ पे तो हमें x की वैल्यू 5 ली थी और y की वैल्यू भी 5 ही मिल रही है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x की वैल्यू 5 है मिली है हमें, और यहाँ पे y की वैल्यू भी 5 मिली है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो गया, कोई बताना चाहेगा? इसका मतलब ये है, जो आपने 1 2 और 3 जो इक्वेशन लिखा है, बेसिकली लाइन का इक्वेशन था, तो आप बोल सकते हैं लाइन 1 एंड 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया आपका 5,5। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, प्लीज बता दीजिए। तो ये ऐसा लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर 5,5 इज द, ऐसा लिख सकते हैं, 5,5 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं। 5,5 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 1 एंड 2, पॉइंट ऑफ लाइन्स 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन उसकी लिखी हुई है मैंने। अभी स्टूडेंट अभी बताइए, तीनों लाइन आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो अभी क्या करेंगे, जो x की वैल्यू और y की वैल्यू मिली, अभी जो रिमेनिंग इक्वेशन है, थर्ड वाली इक्वेशन, वहां पे सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 5, y is equal to 5 इन द राइट हैंड, ओके, आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। देख लेते हैं राइट हैंड साइड क्या है, थर्ड लाइन का ये है 0 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है कि नहीं। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 5, y is equal to 5 in the left hand side, in the left hand side of इक्वेशन 3। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, वी गेट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लिख देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास इक्वेशन 3 की, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है ये 4x प्लस 5y माइनस 45, 4x प्लस 5y माइनस 45।
प्लीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके बताइए कितना आ रहा है। तो 4 × 5 प्लस 5 × 5 माइनस 45 इज यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 5 20 प्लस 25 माइनस 45। स्टूडेंट कितना आ रहा है? 45 माइनस 45 आ रहा है, 0 आया, और यही आपका राइट हैंड साइड दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर 5 जो 5 है, ये जो पॉइंट है बेसिकली आपका थर्ड लाइन के ऊपर भी है। ठीक है, सो 5,5 इज, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लाइज ऑन लाइन 3 ऑल्सो। ठीक है स्टूडेंट, बताइए समझ में आया कि नहीं? तो यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर लाइन्स 1, क्योंकि उनका इक्वेशन दिया है यहाँ पे, लाइन्स 1, 2, 3 आर कॉन्करेंट। 1, 2, 3 आर कॉन्करेंट लाइन्स। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं एवरीवन? मैम। एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका मैंने डिटरमिनेंट की हेल्प से बताया था, और यहाँ पे इनका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा था स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मतलब पॉइंट क्या है यहाँ पे लिखनी पड़ेगा, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। इस टाइप के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी मिल सकते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज 5,5। ठीक है, क्योंकि ये वाले पॉइंट के ऊपर तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें बता दीजिए, सबको समझ में आया? बताइए एक बार स्टूडेंट, यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने तो आंसर बता भी दिया है इसका, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, सबका यही आ रहा है ना एवरीवन? ओके, तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कौन से मेथड से आपको करना है। कहा गया क्वेश्चन ये, ठीक है, find the value of k so that the lines 3x minus y minus 2 is equal to 0, 5x plus ky minus 3 is equal to 0 and 2x plus y minus 3 is equal to 0 are congruent। स्टूडेंट दो मेथड है, एक तो मेथड क्या है, क्योंकि आपको तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट बोली है, तो जहाँ पे k नहीं है ना, वो दो लाइन को इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, और फिर x और y की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जहाँ पे k आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से भी k की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा क्या है यहाँ पे मेथड, दूसरा मेथड है कि जो डिटरमिनेंट वाली कंडीशन मैंने बताई थी वो यूज कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए, डिटरमिनेंट वाला चाहे तो वो इससे कर लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं सिंस द गिवन लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, सिंस द गिवन 3 लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा भी लिख सकते हैं सिंस द गिवन 3 लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट। फिर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे देयरफॉर। ठीक है, तो डिटरमिनेंट में क्या लिखते थे, किसी को याद है? डिटरमिनेंट थे ऑफ ऑर्डर 3 और इसकी वैल्यू 0 आती थी। फर्स्ट रो में लिखते थे a1 b1 c1। ठीक है, मतलब x का कोएफिशिएंट पहली वाली इक्वेशन में देखिए, फिर y का कोएफिशिएंट, फिर कांस्टेंट। हम देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 2, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट -1 है, कांस्टेंट टर्म होगी -2। ठीक है, सेकंड वाले में 5 हो गया, यहाँ पे k होगा यहाँ पे -3। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये 3 रो में आप लिखते थे और डिटरमिनेंट की वैल्यू आती थी 0। यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -3, इसकी वैल्यू आपको 0 दी हुई है क्योंकि लाइंस आपको दी है कॉन्करेंट, और यहाँ पे k अननोन है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। स्टूडेंट अभी मुझे बताइए, सबको डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को एक्सपांड करना आता है कि नहीं? आता है ना? तो यहाँ पे मैं आपको ओके, तो यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। दिस इंप्लाइज, पहले लिखेंगे 3। 3 क्या है यहाँ पे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 3, ये लिया है, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया है, बाकी जो एलिमेंट है उसका डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये हो गया -3 के, देखिए -3 के प्लस 3। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे -3 के प्लस 3, फिर आएगा माइनस साइन फॉर्मूले का, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है -1 दिया है, तो माइनस ऑफ -1 हो गया। ये किससे मल्टीप्लाई होगा देख लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया है, बाकी
जो एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट। सो -15 + 6, देख लीजिए -15 + 6 आ रहा है, -15 + 6, ये कंप्लीट। उसके बाद आता है क्या दिया है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में एलिमेंट है -2, ठीक है। तो यहाँ पे -2 दिया है, मल्टीप्लाई किससे करना है, -2 को मल्टीप्लाई करना है, पहले फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करना है, जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो ये हो गया 5 - 2k, एवरीवन चेक कर लीजिए 5 - 2k, तो 5 - 2k, और ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गी हुई है इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके बताइए k की क्या वैल्यू आ रही है आप सबकी, k की वैल्यू -2। वेरी गुड लीना, आपने तो आंसर पहले ही बता दिया है। स्टूडेंट यहाँ पे चलो सोल्व करते हैं इसको, ये हो गया -9k प्लस 3 3 9 हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और +1 है यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर कितना मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे -9, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ठीक है, डायरेक्टली -9 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है -10 हो गया प्लस 4k इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट जो कैंसिल हो रहा है टर्म्स वो कैंसिल कर दीजिए, +9 और -9 कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पे -9k प्लस 4k, ये आपको दे रहे हैं -5k, और यहाँ पे -10 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमें मिल रहा है -5k इज इक्वल टू 10, मतलब यहाँ से k की वैल्यू होगी आपके पास 1.5। वेरी गुड, यहाँ पे हमें k की वैल्यू स्टूडेंट -2 मिल रही है, सबका यही आ रहा है। तो ये इसको सोल्व करने के दो तरीके मैंने बताए, जो मेथड आपको इजी लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। हमने डिटरमिनेंट की हेल्प से किया है। दूसरा मेथड कौन सा था स्टूडेंट, 3 इक्वेशन दी हुई है, तीनों में से जिसमें k नहीं है वो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते, x और y की जो वैल्यू आती वो रिमेनिंग इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते, तो k की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, समझ में आया। ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। यहाँ पे आंचल ने आंसर दिया, लीना ने, मुस्कान, करिश्मा, वेरी गुड एवरीवन, एक्सीलेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में भी मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर ही आ रहे हैं। तो इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। ओके, अच्छा स्टूडेंट, अभी जैसे मैंने बताया संडे के दिन आपका टेस्ट है, तो यहाँ पे एक जो छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था एक्सेंटर का, उसका मैं थियरी थोड़ा सा बताने वाली, उसके ऊपर क्वेश्चन रेयरली आता है, लेकिन जस्ट अगर कोई एमसीक्यू होगा उसके ऊपर थियरी के ऊपर तो आप मार्क कर सकते हैं। उसके पहले एक और होमवर्क मैं आपको दिखा देती हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन है, क्लास में नहीं करने वाली हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है स्टूडेंट वो मैं बता देती हूँ। आपको ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा ऑर्थो सेंटर क्या है ट्रायंगल का, तो जहाँ पे ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं वो पॉइंट को आप बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खासियत क्या है क्वेश्चन की, यहाँ पे आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस नहीं दिए, तीनों साइड के इक्वेशन दिए हुए, ठीक है। तो आपको पता है कुछ ऐसा है, तो ये इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा कैलकुलेशन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे डायग्राम में बना के दिखा देती हूँ, क्लास में नहीं कर रही इसको सोल्व में। ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं, जैसे ये बोल दीजिए ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट। ए बी का इक्वेशन दिया है, जैसे ये ए बी का इक्वेशन बोल दीजिए x - y - 5 इज इक्वल टू 0। ए सी का इक्वेशन बोल दीजिए 2x - y - 8 इज इक्वल टू 0, और बी सी का इक्वेशन है 3x - y - 9 इक्वल टू 0। अभी करना क्या है, कुछ मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट को तो समझ में आ गया होगा। अगर मुझे एक एक कोऑर्डिनेट चाहिए तो स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, ये दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, तो जो x और y की वैल्यू मिलेगी वो a का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर मुझे c के कोऑर्डिनेट चाहिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, समझ में आया, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे स्टूडेंट x - y - 5 इज इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन है सपोज ये है 2x - y - 8 इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे मैं लिख दिया है 3x - y - 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अगर मुझे b के कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये दो इक्वेशन जो है x - y - 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - y - 9 इक्वल टू 0, इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन को सोल्व करने में 10 मिनट तो लगेगा, अगर ये पूरा डिटेल में अगर आप लिख रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं होमवर्क में दिया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले ए और बी और सी के वर्टाइसेस निकालने हैं, वो निकल गया, उसके बाद का प्रोसीजर आपने पहले भी सीखा है, ऑर्थो सेंटर निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो कोई भी दो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको ऑर्थो सेंटर दे देगा, ठीक है।
और ऑर्थो सेंटर को एच से डिनोट कर रहे, कैपिटल एच से, ठीक है। तो ये होमवर्क में क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा। अभी पहले ओके, ये वाला मैं होमवर्क में लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, कर सकते हैं ना, प्लीज बताइए, ट्राई कर यस सकते हैं मैम। ना, ठीक है। आंसर भी मैं बता दूंगी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे मैं होमवर्क में आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, एक्स सेंटर, ये छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था, सिर्फ थियरी डिस्कस करना है, क्वेश्चन इसके ऊपर रेयरली आता है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। इन सेंटर का तो मुझे लगता है, टेस्ट मैथ का उसमें इससे भी क्वेश्चन आएंगे। अच्छा ये टॉपिक तो लिखा है, लेकिन इसका एग्जाम की बात करें, जी एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आता नहीं है यूजुअली, पेपर्स की बात करें जितना भी हमने देखा है, बट इन केस कोई एमसीक्यू दिख गया इसके ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए है क्या ये, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, लास्ट टाइम रह गया था हमारा। तो एक्स सेंटर की बात करें स्टूडेंट, तो ये क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, of two external angle bisector and one internal angle bisector of triangle। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ। जैसे एक ट्रायंगल है आपके पास स्टूडेंट, ठीक है, एक ये ट्रायंगल है, देखिए इसका कुछ नाम दे देते हैं, एबीसी, आप कुछ बोल दीजिए एबीसी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही आपको एक्स सेंटर बना के दिखाया है डायग्राम में, 3 एक्स सेंटर आएंगे, वो क्या है इसका मतलब, देखिए स्टूडेंट ट्रायंगल दिख गया सबको, एबीसी ग्रीन कलर वाला। अभी स्टूडेंट मैं क्या बता रही हूँ, जैसे ये ट्रायंगल के अंदर आपको 3 एंगल दिख रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। एवरीवन समझ में आया यहाँ पे। तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे तीनों एंगल में से मैं एक एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले ली, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैंने एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लिया है, तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, देखिए मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, क्योंकि नाम मैं नहीं दे रही यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो ब्लू वाली लाइन है स्टूडेंट, ये इंटरनल क्या है, एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया। यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिया है क्योंकि एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी क्या हो रहा है, ये जो बाकी के जो एंगल है बी, देखो चलिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाती हूँ, ये एंगल बी इंटरनल एंगल हो जाएगा ट्राइंगल का, ठीक है। लेकिन मुझे अभी इंटरनल एंगल की बात नहीं करनी है, बाकी 2 एंगल की एक्सटर्नल एंगल की बात करनी है, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल Yes, मतलब ma'am. कैसे करेंगे स्टूडेंट, ये आपको इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। जो ये बी, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे, इसको भी आगे आप एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो डायग्राम में देखिए, ये स्टूडेंट ये एंगल सी का ये एक्सटर्नल एंगल सी हो गया, जो रेड से मैं अभी दिखाया, ठीक है। तो अभी इसका बाइसेक्टर, ठीक है, एक बार मैं दूसरा कलर यूज करके दिखाती हूँ आपको, जैसे व्हाइट कलर यूज किया स्टूडेंट, ये आपका एक्सटर्नल एंगल सी हो गया, ठीक है एवरीवन। अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे येलो कलर यूज करती हूँ, ये आपका एंगल बी का मतलब एक्सटर्नल एंगल बी हो गया। इंटरनल तो आपको पता चल गया होगा, ट्रायंगल के अंदर एबीसी की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो अभी मैंने येलो से दिखाया, ये आपका एक्सटर्नल एंगल बी हो गया, ठीक है। अभी स्टूडेंट क्या बता रहे, ये जो एक एंगल ए का तो मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लिया है, और बाकी 2 एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आपको लेना है। तो यहाँ से अगर मैं बनाऊं यहाँ पे स्टूडेंट, ब्लू कलर से देखिए, तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये तीनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं ना, वो पॉइंट आपको क्या देगा, एक्स सेंटर देगा। वापिस से रिपीट करती हूँ, ये क्या है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, एक आपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया ट्रायंगल का, और बाकी 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिए, ठीक है। समझ में आया कुछ, देखिए यहाँ पे 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये वाले पॉइंट को आप क्या बोल रहे हैं, एक्स सेंटर। तो स्टूडेंट एक ट्रायंगल के अंदर कितने एक्स सेंटर मिलेंगे आपको, 3 मिलेंगे एवरीवन। तो ये जो मैंने लिया ना यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे डिनोट करूंगी I1 से। इसका मतलब क्या है, आई आपको पता है इन सेंटर के लिए यूज करते थे, यहाँ पे I1 में यूज करूँ, इसका मतलब है पहले आपने एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है, बाकी 2 एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट। अगर मैंने लिखा I2, इसका मतलब क्या है, ये एक्स सेंटर है जहाँ पे आपने एंगल बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया था, ए और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, वो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो आपको एक्स सेंटर दे रहा है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। ये इरेज कर देती हूँ क्योंकि मैंने डायग्राम में सिर्फ एक ही दिखाया आपको, तो वैसे ही आप कहीं करेंगे तो आपको 2 और एक्स सेंटर मिलेंगे, टोटल 3 मिलेंगे, ठीक है। ये इरेज कर देती हूँ। ये थियरी बस इतना पता होना चाहिए आपको कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक्स सेंटर होता है क्या, पता होना चाहिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ट्रायंगल के अंदर, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड 2
एक्सटर्नल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो आपको देगा एक्स सेंटर। जैसे यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, I1 जो है एक्स सेंटर हो गया ये ट्रायंगल का, और इसको मैंने I1 से दिखाया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक बार ये भी चीज देख लीजिए, ट्रायंगल के अंदर कितने एक्स सेंटर मिलेंगे, 3 मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन एक्स सेंटर पे कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, फिर भी अगर आ सके तो, क्योंकि ये चैप्टर में आता है, तो इन सेंटर और एक्स सेंटर स्टूडेंट ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं ऑफ ईच अदर। ठीक है, अभी मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट को याद होगा, जब सेक्शन फॉर्मूला हमने सीखा था तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे लिखे इन सेंटर और एक्स सेंटर आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये I1, I2 और I3 स्टूडेंट, क्योंकि क्या है 3 आपको एक्स सेंटर मिल रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इसका मैं प्रूफ नहीं दे रही हूँ, लेकिन कहाँ से आया, ये माइनस साइन कैसे आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे I1 का मतलब ये है कि आप ट्रायंगल ABC में एंगल A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है, बाकी 2 एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया है, जिस पॉइंट में मिले हैं वो आपको एक्स सेंटर दे रहा है I1। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। I2 कब मिलेगा, जब आपने एंगल B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया है, बाकी 2 एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया है, जिस पॉइंट पे मिला है वो आपको एक्स सेंटर 2 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब देख लीजिए, अब अगर आपने यहाँ पे लिया है, देखो यहाँ पे पहले वाले में देखो I1 मिला है, इसके कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है -ax1 + bx2 + cx3 डिवाइडेड बाई -a + b + c। अगर कितने स्टूडेंट को याद है स्टूडेंट, जब हमने इन सेंटर के बारे में पढ़ा था, उसके आपके कोऑर्डिनेट कैसे बताया था हमने, ऐसा बताया था ax1 + bx2 + cx3, ये x कोऑर्डिनेट हो जाता है डिवाइडेड बाय स्मॉल a + स्मॉल b + स्मॉल c। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो ay1 + by2 + cy3 डिवाइडेड बाय स्मॉल a + स्मॉल b + स्मॉल c। ठीक है, याद है ये वाली बात, प्लीज बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था। स्मॉल a क्या है, ये तो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को याद होगा, ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल है स्टूडेंट, देख लीजिए ब्लू वाला मैं बताती हूँ, ये ABC। तो स्मॉल a क्या है, एंगल A के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल b क्या है, एंगल B के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल b से डिनोट कर रहे हैं। स्मॉल c क्या है, एंगल C के अपोजिट वाले साइड को आप C से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर स्मॉल c क्या है, लेंथ ऑफ AB हो गया, स्मॉल a क्या है, लेंथ ऑफ BC हो गया, स्मॉल b क्या है, लेंथ ऑफ AC हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट ये चीज अब आपको पता होना चाहिए पूरा, इसका क्या रहता है, मैं डेरिवेशन नहीं दिखा रही हूँ आपको क्योंकि वो रेयरली पूछा जाता है। ठीक है, तो जो मेन चीज है यहाँ पे ट्रायंगल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। ठीक है, एक्स सेंटर रेयरली आता है, जस्ट इतना आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये वाला मैं इरेज कर रही हूँ स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो ट्रायंगल के अंदर 3 एक्स सेंटर आपको मिलेंगे, और ये मैंने उसके कोऑर्डिनेट निकालना आपको दिखाया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया इन सेंटर और एक्स सेंटर क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, और हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा। कैसे करते थे स्टूडेंट, अगर मैं बोल रही हूँ P एंड Q है हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है विद रिस्पेक्ट टू, जैसे अगर मैं बोल रही थी पॉइंट A एंड B, तो वहां से आपको याद होगा हम लिखते थे PA/PB। अगर ये आपका रेशियो M/N मिल रहा है इंटरनली, तो आपको QA/QB कितना मिल रहा है, M/N मिल रहा है एक्सटर्नली। ठीक है, याद है कि नहीं स्टूडेंट, वही चीज यहाँ पे यूज हुआ है, जस्ट इतना आपको जानना चाहिए कि एक्स सेंटर है क्या। ठीक है, तो ट्रायंगल के अंदर एक एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले रहे हो, बाकी 2 एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं वो आपको एक्स सेंटर दे रहे हो। तो ट्रायंगल के अंदर आपको 3 एक्स सेंटर मिलेंगे। ठीक है, प्लीज बता दीजिए समझ में आया कि नहीं एवरीवन। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी अगर कोई MCQ इसकी डेफिनेशन पे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो। ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट भी बता दिए हैं आपको, लेकिन क्वेश्चन कभी मतलब आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, मतलब आप बोल सकते हैं 1% चांसेस है, लेकिन ये पता होना चाहिए आप। ठीक है एवरीवन, तो यहाँ पे बेसिकली बात करें, जब भी ट्रायंगल की बात करते हैं तो सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड कौन सा बाकी रह गया, इन सेंटर, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, तो ये आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हमें जो आज का करना है 2 थियरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसका प्रूफ मैंने नोट्स में दिया हुआ है स्टूडेंट, लेकिन क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में
प्रूफ नहीं आता है, ना तो आपके स्कूल एग्जाम में आएगा, ना ही जेईई एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो हम जो थियरम की बात कर रहे हैं उसका मैं स्टेटमेंट बता के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है एवरीवन, तो यहाँ पे जो फर्स्ट की बात कर रही हूँ टॉपिक डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे थियरम का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, अगर हम स्मॉल p को ले रहे हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट p टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कहीं पे आपके पास कोई पॉइंट p था जिसके कोऑर्डिनेट आप बोल रहे हैं x1, y1। ठीक है, और ये पॉइंट का एक लाइन आपको दी रही थी जिसका इक्वेशन दी हुई है आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस कितना ये बताना है। अभी डिस्टेंस की बात की जाए स्टूडेंट तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, याद है स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से मतलब आप ये पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और क्वेश्चन में क्या बोला है, ये पॉइंट से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है ना उसकी लेंथ बता दिया स्मॉल p है। ठीक है, तो यही चीज आपको यूज करना है। क्वेश्चन में बोलेंगे कि डिस्टेंस बताइए ये पॉइंट का गिवन लाइन से, तो आपको डायरेक्टली ये यूज करना है। तो क्या किया स्टूडेंट, ये कैसे आया, स्मॉल p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट p टू द गिवन लाइन। ठीक है, स्मॉल p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट p टू द गिवन लाइन, और ये मिलता है मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसका प्रूफ मैंने दिया हुआ है, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं पूरा क्लास में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पूरा लेक्चर चला जाएगा, डायरेक्टली ये स्टेटमेंट यूज करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अगर कोई पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे बेसिकली ये आपका डिस्टेंस किसके बराबर आया, मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस की बात करें तो नॉन नेगेटिव आंसर आना चाहिए, मॉडुलस। अभी क्या है, ये इक्वेशन जो दी थी ना लाइन का, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में x और y को रिप्लेस किससे किया है, x1 एंड y1 से। ठीक है, और डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x और y के जो कोएफिशिएंट थे ना a और b, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है। सिर्फ ये आप पैटर्न याद कर लीजिए, इसका थियरम का स्टेटमेंट जरूरी है, प्रूफ आपके लिए मैंने दिया है। किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ लीजिए, लेकिन क्लास में हम उसका प्रूफ डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है एवरीवन, किसी को डाउट है, क्योंकि ये मुझे लगता है आपने एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ा होगा कि एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एवरीवन बताइए। ओके, तो इसका प्रूफ दिया हुआ है, डायग्राम भी दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लास में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट की बात करते हैं, किसी को इंटरेस्ट है तो स्टूडेंट पढ़ लीजिए, पूरा एकदम सिंपल है, अब देख पढ़ के भी समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट की बात की जाए, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये थियरम स्टूडेंट स्टेटमेंट में आपको बता रही हूँ, ये भी आपका जो पहले वाली थियरम है उसी से आता है। ठीक है, तो आपका पास दो पैरेलल लाइन है, देखिए यहाँ पे उनका इक्वेशन कुछ ऐसा है, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। याद है लास्ट में मैंने आपको पैरेलल लाइंस का एक और कंडीशन बताया था, ऐसा कुछ था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। दूसरी वाली इक्वेशन कुछ ऐसी है, तो यहाँ पे b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप लोग एक चीज पता था कि a1 अपॉन a2 किसके बराबर आता है, b1 अपॉन b2 के, बट ये नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा फॉर्म में नहीं देंगे। देखो एक एग्जांपल में बताती हूँ आपको, जैसे 2x प्लस 3y, ठीक है, और प्लस सपोज 5 इज इक्वल टू 0 दे दिया, और एक और लाइन आपको दे दी, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4x प्लस, ओके इसको मैंने ओके ठीक है स्टूडेंट, ये वाला चीज मैंने दे दी आपको। अभी क्वेश्चन में बोलेंगे इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस बताएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, तो पहले तो एक काम कर सकते हैं कि ये वाली फॉर्म में लाइए, ये वाली फॉर्म में मतलब या तो पहली वाली इक्वेशन को इस सब फॉर्म में लेके आइए, तो मतलब क्या कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे मैम या तो सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, या पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस बताना है। और हम देखो ये जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे थियरम, इसमें हमने क्या बताया, दो पैरेलल लाइन का इक्वेशन ऐसा लिया है, ax प्लस by प्लस c1, मतलब यहाँ पे से कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है आपका। ठीक है एवरीवन, समझ में आ रहा है, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइन का इक्वेशन है, दो लाइन पैरेलल है, तो उनका डिस्टेंस आपको उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिलेगा ऐसा, स्मॉल d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका प्रूफ भी स्टूडेंट नोट्स में दिया हुआ है,
बट क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो 3 या 4 क्वेश्चन ये दोनों थ्योरम के ऊपर हम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। यस मैम। ठीक है, समझ में, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस का हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। प्रूफ नोट्स में दिया हुआ है बट टाइम कंस्टेंट की वजह से क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे और प्रूफ आता भी नहीं है, क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर एंड सब लोग को मेरे साथ सोल्व करना है। और मुझे लगता है ये थियरम आपने आपके 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा होगा। एवरीवन पढ़ा है? यस मैम। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्रूफ भी दिया हुआ है मैंने, आप पढ़ सकते हैं। इसमें किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लीजिए, अदरवाइज 4 क्वेश्चन हमने लिए हैं, ये चारों क्वेश्चन आज क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, सोल्व कीजिए मेरे साथ और आंसर भी मेरे से पहले बताना। एवरीवन क्वेश्चन सामने है। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन 7x + 24y - 50 = 0। इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिन से ये लाइन के ऊपर आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो पॉइंट का वो लाइन से, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसा लिखिए बताइए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ओरिजिन तो आपको पता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आप बताना चाहे तो 0,0 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट स्मॉल p बी द, आपकी मर्जी है, कोई दूसरा नोटेशन यूज करना चाहे तो ले लीजिए स्टूडेंट, लेकिन यूजुअली बुक में स्मॉल p यूज करते हैं। लेट स्मॉल p बी द लेंथ ऑफ, ये आपको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पता है और यहाँ पे लाइन का इक्वेशन भी दिया है। लेट स्मॉल p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये दिया है ओ पॉइंट टू द लाइन। ये जो इसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, 7x + 24y - 50 = 0। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको p की वैल्यू बतानी है, स्मॉल p, क्योंकि लेंथ की बात करिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? मतलब ये पॉइंट O से ये लाइन का डिस्टेंस की बात कर रहे हो इनडायरेक्टली। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख दूं क्या? डायरेक्टली मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। स्मॉल p क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ, ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में x और y को किससे रिप्लेस करेंगे? 0 एंड 0 से। ठीक है, क्योंकि x1 और y1 की वैल्यू यहाँ पे 0 एंड 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो ये हमारे पास मिल जाएगा 7 × 0 + 24 × 0 - 50, क्योंकि ऐसा लिखते थे ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिखते थे स्टूडेंट? अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस y का जो कोएफिशिएंट है 24 उसका स्क्वायर हो गया, और ये मॉडुलस है। प्लीज बताइए क्या आंसर आ रहा है सबका? एवरीवन, तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ये हमें मिला है मॉडुलस ऑफ, देख लीजिए न्यूमरेटर में पहले 0 0 मिल गया हमें, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 + 0, फिर यहाँ पे -50, और डिनोमीटर की बात की जाए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या मिल रहा है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। एंड यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट 24 का स्क्वायर, आप चाहिए तो ब्रैकेट लगा दीजिए, किसी को कंफ्यूजन है तो ये ब्रैकेट लगा दिया है। 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, एंड इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ -50 अपॉन, ये अब बात की जाए स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो गया √ऑफ 625। ठीक है, चेक कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे बात की जाए, ये हो गया हमारे पास मॉडुलस ऑफ -50, और यहाँ पे √ऑफ 625 कितना आएगा स्टूडेंट? 25। तो यहाँ पे आपको पता है 25 1 जा 25 2 जा, तो ये आपको मिल रहा है मॉडुलस ऑफ -2। -2 का मॉडुलस कितना आएगा? मैग्नीट्यूड एवरीवन 2 आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर p = 2 यूनिट्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पूरा लिखना है तो पूरा लिख लीजिए, जो भी पहला स्टेटमेंट दिया था क्वेश्चन में वो पूरा लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। देयरफॉर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एग्जाम में आएगा तो स्टूडेंट आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना जरूरी है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, क्या था यहाँ पे इक्वेशन लाइन का? एक बार मैं देख लेती हूँ यहाँ पे।
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। इसका इक्वेशन ऐसा दिया था आपको 7x प्लस 24y माइनस 50 इज इक्वल टू 0 इज, आप ऐसा लिख सकते हैं 2 यूनिट्स। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। सबको समझ में आया? हमने डायरेक्टली स्टेटमेंट यूज किया थियरम का। कौन सा स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन इज सेम एज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द गिवन लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यही चीज हमने यूज किया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2 यूनिट। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज बता दीजिए। वेरी गुड। यहाँ पे अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हाँ, तो क्योंकि याद रखिए जब भी डिस्टेंस की बात करेंगे और बात करेंगे लेंथ ऑफ यहाँ पे परपेंडिकुलर की, तो आंसर आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है, मॉडुलस लिया है। ठीक है, यस तो यहाँ पे ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज सोल्व करके बताइए कितना आ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिया हुआ है फ्रॉम द लाइन बेस। ठीक है, लेकिन पहले क्या करेंगे, लाइन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, इसलिए आपको ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे। तो लेट ऐसा लिख लें, लेट स्मॉल p बी द डिस्टेंस ऑफ, let small p be the distance of the point minus 2,3 फ्रॉम द लाइन। ये लाइन को अभी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ स्टूडेंट। फ्रॉम द लाइन ये आप लिख सकते हैं ऐसा 12x माइनस 5y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेट्स स्मॉल p बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट माइनस 2,3 फ्रॉम द लाइन दिस। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं, देयरफॉर आपको मिल गया स्मॉल p इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ। स्टूडेंट यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है लाइन की, उसके लेफ्ट हैंड साइड में x को रिप्लेस करना है -2 से, और y को किससे रिप्लेस करेंगे आप? 3 से। तो यहाँ पे कर लीजिए 12 इंटू -2, फिर है -5 इंटू 3, यहाँ पे फिर -13 है, और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा, अच्छे से लिख लीजिए एक बार, मैं अच्छे से लिखती हूँ, फिर यहाँ पे मिलेगा प्लस -5 का स्क्वायर। एंड सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर एवरीवन। तो ये अच्छे से लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब मॉडुलस ऑफ, ये हो गया -24, उसके बाद मिल रहा है -15 -18, -15 -13, आई एम सॉरी 13 है यहाँ पे। और डिनोमिनेटर की बात की जाए स्टूडेंट, ये मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ, क्या है यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट? 144, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 144 प्लस 25, एंड यहाँ पे इसका मॉडुलस, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ रहा है न्यूमरेटर में? मुझे लगता है स्टूडेंट आपको ये मिल रहा है -52, या कुछ अलग है? हाँ, यहाँ पे 52 ही आ रहा है, -52 आ रहा है। डिनोमिनेटर की बात करें तो स्टूडेंट ये आपको मिल रहा है अंडर रूट ऑफ 169, एंड ये आपके पास हो गया मॉडुलस ऑफ -52, और ये आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 169 आपके पास हो गया 30। ठीक है स्टूडेंट, कितना आया यहाँ पे? 13 1 जा 13, 4 जा, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ -4। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे 4 यूनिट्स आंसर आना चाहिए यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर आपका स्मॉल p हो गया 4 यूनिट्स। सबका सेम आंसर आया कि कुछ अलग आया एवरीवन? तो लास्ट में लिखना चाहे तो लिख दीजिए देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2,3 फ्रॉम द लाइन 12x इज इक्वल टू 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 4 यूनिट। सबका सेम आंसर आ रहा है कि बताइए? वेरी गुड स्टूडेंट, एक्सीलेंट, आप लोगों ने सबने मेरे से पहले आंसर दे दिया है, सबका सेम ही आ रहा है। तो 2 क्वेश्चन और बाकी है जो हमने अभी डिस्कस किया उसके ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं वापस से बता रही हूँ, स्टेटमेंट जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। कोई पॉइंट P है, उसका गिवन लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उस थियरम का प्रूफ हमने नहीं डिस्कस किया, बट स्टेटमेंट बहुत काम किया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है एवरीवन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अगर स्टूडेंट ये अगर आपका ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी होती, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, जिसे यहाँ पे तो आपको देखते भी पता चल रहा है, डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर सपोज ऐसा नहीं दिया होता, पहली इक्वेशन ये होती, सेकेंड इक्वेशन सपोज आपका ऐसा होता, जैसे मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको।
तो क्या करते, कोई मुझे बताता, अगर ऐसा दिया होता मैं बोलती कि दो लाइन के बीच में डिस्टेंस बताइए, तो आपको ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट सीखा था। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे चेक कीजिए, क्योंकि हमने जो पढ़ा था, तो यहाँ पे बेसिकली इसको अगर ऐसा दिया होता जो मैंने लिखा हुआ है, तो आप क्या करते, 2 से डिवाइड कर देते। ठीक है एवरीवन, फिर आप उनका डिस्टेंस निकाल सकते थे इजीली। ठीक है, बता दीजिए स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो जो मैंने क्वेश्चन दिया तो बहुत ईजी है, लेकिन एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हो। ठीक है, और आप याद कर सकते हो कि हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन निकालना सीखा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, लेट स्मॉल डी, आप चाहे तो स्मॉल डी ले लीजिए, क्योंकि हमने स्मॉल डी लिखा था। आप चाहे तो स्मॉल पी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो स्मॉल डी ले लेते हैं। लेट स्मॉल डी बी द डिस्टेंस, let small d be the distance between the given parallel lines। ठीक है, मैं डायरेक्टली ऐसा ही लिख रही हूँ, स्मॉल डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली अगर लिखूँ यहाँ पे स्मॉल डी आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग के, देखिए दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स तो आपको सेम ही दिख रही है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफरेंट दिख रही है स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा C1 माइनस C2, तो 5 माइनस 7 हो गया, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है -3 उसका स्क्वायर। मुझे लगता है सबको याद होगा, कुछ ऐसा लिखा था हमने, मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखा था अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और वहां पे इक्वेशन क्या थी पैरेलल लाइंस की, ax प्लस by प्लस C1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा लिखा था ax प्लस by प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो इसको अभी सोल्व करना है। ठीक है, अच्छे से लिखिए, उसको सोल्व करके बताइए क्या आ रहा है आपका। तो हमारे पास मिल रहा है नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय, देख लीजिए अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 हो रहा है, तो अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 आ रहा है, तो ये मॉडुलस में दिया है, तो दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -2 अपॉन ये आपको मिल रहा है √25, एंड यहाँ पे बात की जाए स्टूडेंट, ये आपको मिल रहा है अंडर, ओके स्क्वायर, यहाँ पे आपको मिल रहा है मॉडुलस ऑफ -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25, ही हो गया 5, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस नो नेगेटिव आएगा, तो ये हो गया आपके पास 2/5 यूनिट्स। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। तो ये हमने निकाला है डी, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू पैरेलल लाइंस। एवरीवन, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सबको सेम ही आ रहा है ना आंसर, या कुछ अलग आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 2/5 यूनिट, यहाँ पे चाहिए तो किधर लिख दीजिए, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन, therefore the distance between given parallel lines is 2/5 यूनिट्स। किसी को डाउट है प्लीज बता दीजिए स्टूडेंट। समझ में आया ना? एक और क्वेश्चन है आज के लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जो अभी हमने सीखा है वही कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए यहाँ पे, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ये है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन x plus y plus 3 is equal to 0 whose distance from the line x plus 2y plus 2 is equal to 0 is √5। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आपको जो ये लाइन x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पे है, और उसका डिस्टेंस वो पॉइंट का ये लाइन x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से √5 है। समझ में आया? प्लीज बताइए। कोई भी बोल ही नहीं रहा है स्टूडेंट, है क्या यहाँ पे क्लास में आप लोग? यस मैम। ठीक है, तो स्टूडेंट बताइए क्या ले पॉइंट के कोऑर्डिनेट h, k, स्मॉल a, स्मॉल b, जो भी आप बताएंगे वही ले लेते हैं। ठीक है, हमें वही निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक पॉइंट है, लेकिन आंसर में मिलेंगे 2 पॉइंट। कैसे? क्योंकि
डिस्टेंस की बात करें स्टूडेंट, मॉडुलस आने वाला है, मॉडुलस को ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्वेश्चन में बोला है एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, लेकिन 2 पॉइंट मिल जाएंगे जो ये लाइन x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पे रहेंगे और उसका दोनों पॉइंट का डिस्टेंस लाइन x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से √5 रहेगा, ठीक है। तो आप बताइए क्या नोटेशन यूज करना चाहेंगे, h कोमा k स्मॉल a कोमा b, क्या ले बताइए। H comma K. h कोमा k ले लेते, ठीक है। लेट h कोमा k be the coordinates of required point. So यहाँ पे let h, k be the coordinates of required point. ये लाइन भी दी हुई है, on the line ऐसा भी लिख सकते हैं, on the line x plus y plus 3 is equal to 0. ये अभी लिखना चाहे तो अभी लिख दीजिए, नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं let h, k be the coordinate of the required point. उसके बाद लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट h, k ये लाइन के ऊपर है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट, क्या मिलेगा बताइए, h, k जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये लाइन के ऊपर है बेसिकली ये पॉइंट, तो ये इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब आपको ये मिलेगा h प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, इसको हम नंबर 1 बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और साथ में क्या क्या दिया है स्टूडेंट, आपको ये भी पता है ये पॉइंट का ये दूसरी लाइन से डिस्टेंस √5 दिया है, तो ऐसा लिख दो क्या, ऑल्सो एवरीवन √5 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे h प्लस 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाय, मुझे लगता है स्टूडेंट को समझ में आया होगा, x और y को मैंने रिप्लेस किया है h और k से, ये जो सेकंड इक्वेशन है लाइन का इसके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 का स्क्वायर अंडर रूट डिनोमिनेटर में, प्लस यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 का स्क्वायर। किसी को नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज पूछ लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट यूज किया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन दी थी इसके लेफ्ट हैंड साइड में x और y को रिप्लेस किया है h और k से, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक तो इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन अभी हमें मिल रहा है √5 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते स्टूडेंट तो मिल रहा है मॉडुलस ऑफ h प्लस 2k प्लस 2, और डिनोमिनेटर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है सबको √5 भी मिल रहा है, ठीक है। और ये आपको दिया है बराबर, ठीक है। अभी आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकती हैं स्टूडेंट, h मॉडुलस ऑफ, ओके मैं पूरा, आप चाहिए कैसा लिखना चाहिए स्टूडेंट मुझे बताइए एवरीवन। तो यहाँ पे √5 आपको दिया है मॉडुलस ऑफ h प्लस 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाई √5। तो अभी आपको ये वाली चीज याद है कि नहीं स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस ऑफ x और मॉडुलस ऑफ माइनस x ये दोनों आपका सेम आता है, क्योंकि मॉडुलस का आंसर हमेशा आपका नॉन नेगेटिव होता है, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि डिस्टेंस कितने है, √5 है। तो इसका मतलब क्या, जो मॉडुलस के साइन के अंदर जो आपने लिखा है उसकी वैल्यू या तो √5 थी या -√5 थी, एग्री करेंगे कि नहीं प्लीज बता दीजिए। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख दूं क्या, ऐसा भी लिख सकते हैं सेम चीज को, आप ऐसा लिख सकते हैं h प्लस 2k प्लस 2 अपॉन √5 इज इक्वल टू प्लस और -√5। किसी को डाउट है इसमें बता सकते हैं, यहाँ पे लगा लीजिए या तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस माइनस लगा दीजिए या उधर लगा दीजिए। मीनिंग बताइए, समझ में आया एवरीवन। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अंडर रूट, देखो यहाँ पे अंडर रूट रहने दीजिए, यहाँ पे मॉडुलस रूट, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 1 एंड मॉडुलस ऑफ -1, सेम आंसर आता है स्टूडेंट आपके पास, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखा स्टूडेंट ऐसा मोड ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू प्लस और -1 लिख सकते हैं एवरीवन। कोई भी बताइए जो भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, जो मॉडुलस के अंदर जो लिखा है ना उसकी वैल्यू आपकी प्लस या -√5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देख के भी पता चल रहा है 2 केसेस बनने वाले हैं, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। तो एक तो आप लिखेंगे h प्लस 2k प्लस 2 अपॉन √5 इज इक्वल टू, एक बार प्लस साइन लेंगे तो √5, दूसरा वाला यहाँ पे लिख देते, और करके भी लिख सकते थे आप, ये h प्लस 2k प्लस 2 अपॉन ये √5 आपको मिल जाएगा इक्वल टू -√5।
ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट आपको 2 पॉइंट मिलने वाले, क्वेश्चन में तो बोला था 1 ही पॉइंट, लेकिन 2 पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, आपको मिलेगा h प्लस 2k प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, √5 इंटू √5 5 मिला। यहाँ पे स्टूडेंट h प्लस 2k प्लस 2 ये आपको मिल जाएगा -5। अभी सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से आपको मिल रहा है h प्लस 2k इज इक्वल टू 5, -2 करेंगे तो स्टूडेंट ये हो गया 3, इसको कुछ नाम दे देते हैं नंबर 2। यहाँ पे h प्लस 2k आपको चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, -5 -2 -7 मिल रहा है। ठीक है, इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अभी क्या करना है स्टूडेंट को समझ में आया, इक्वेशन जो 1 ली हुई थी, क्योंकि वो जो पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं h, के वो लाइन 1 के ऊपर था, ये जिसको हमने यहाँ पे बोला था लाइन x, इक्वेशन क्या था x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिखा था h प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ सोल्व करेंगे तो h और k की वैल्यू मिलेगी। वैसे ही इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को सोल्व करना है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ करके ही दिखा देती हूँ, क्योंकि 2 आपको अलग अलग पॉइंट मिलने वाले हैं। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये हमारे पास हो गया है, तो ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसा आप बताइए कैसा लिखे, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, सोल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली वी गेट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जो राइट साइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑन सोल्विंग भी लिख सकते हैं, ऑन सोल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 3, ऑन सोल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 3 साइमल्टेनियसली वी गेट। ठीक, तो क्या मिलेगा बताइए, यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है ये है, तो और इक्वेशन 1 है, पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है आपके पास h प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, h प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं h प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन 2 है आपके पास h प्लस 2k इज इक्वल टू 3, तो आप चाहे तो ऐसा भी लिख दीजिए h प्लस 2k, और यहाँ पे क्या था आपके पास इक्वल टू 3 था स्टूडेंट। अगर लेफ्ट साइड में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा h प्लस 2k माइनस 3, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे आप ऐड कर रहे सब्ट्रैक्ट कर रहे, क्योंकि आपको h और k की वैल्यू निकालनी है। थर्ड इक्वेशन क्या था आपके पास, h प्लस 2k इज इक्वल टू -7, मतलब ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं h प्लस 2k प्लस 7 इज इक्वल टू 0, h प्लस 2k प्लस 7 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। तो हमें 2 अलग अलग यहाँ पे बताइए क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें कि ऐड करें, दोनों साइड में बताइए क्या करना है। एवरीवन, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, सब्ट्रैक्ट करें कि ऐड करें? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि एक एलिमिनेट हो जाएगा ना, h एलिमिनेट होगा तो k की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखो साइन चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया h और माइनस h ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे h और माइनस h कैंसिल, और यहाँ से जो बचा प्लीज मुझे बताइए, आपको मिल रहा है k माइनस 2k, मतलब यहाँ पे आपको मिल रहा है माइनस k, और यहाँ पे स्टूडेंट प्लस का 3 मतलब यहाँ पे प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मिला। और यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं आप, सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस 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 माइनस, तो यहाँ से क्या हो रहा है h और माइनस h कैंसिल, और जो यहाँ से मिलेगा k माइनस 2k, मतलब यहाँ पे माइनस k मिला, और यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 7 कितना आएगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आ रहा है स्टूडेंट, k की वैल्यू यहाँ से माइनस k इज इक्वल टू -6, मतलब k की वैल्यू 6 हो गई। यहाँ से k की वैल्यू 6 हो गई, तो स्टूडेंट यहाँ से मुझे कौन स्टूडेंट बताएगा h की वैल्यू, यहाँ पे आप चाहे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अलग से दोनों अलग अलग केसेस है, यहाँ पे मैं साथ में ही सोल्व करके दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ से k की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस k इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा प्लस का 4, यहाँ पे मतलब k की वैल्यू आपके पास होगी -4।
एवरीवन कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो एक गिवन लाइन के ऊपर है और उसका डिस्टेंस एक दूसरी लाइन से दिया होता √5। तो यहाँ से एक पॉइंट का बोला था, लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हमें पता चल रहा है ऐसे 2 पॉइंट मिल रहे हैं। एवरीवन बताइए अभी क्या करें? ये जो k की वैल्यू 6 है आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? लिख सकते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग। कितना आंसर आ रहा है कोई बताइए? यहाँ पे चैट सेक्शन में आंचल ने बताया है, ऋषिता ने बताया है 6,10, 6,4। एक बार चेक कर लेते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग। k इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 में कर लीजिए या 2 में। इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं क्योंकि दो अलग अलग केसेस है, तो सेम यहाँ पे भी आप लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग। On substituting k is equal to -4 in equation 1 we get। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लाइन ड्रॉ इसलिए किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दोनों अलग अलग केसेस ले रहे हैं हम सेपरेट। तो यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ से अगर हमने k की वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट करी इक्वेशन 1 में जो है h + k + 3 = 0, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पे h + k की वैल्यू आपने बताया 6 है +3 = 0 मिल गया। तो यहाँ से आपको मिल रहा है h प्लस यहाँ पे 9 मिल रहा है 0 एंड यहाँ से आपको मिल रहा है h इज इक्वल टू -9। एंड स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिल रहा है? राइट साइड में जो हमने किया है k की वैल्यू -4 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे h प्लस k की वैल्यू है -4 एंड यहाँ पे +3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है h -1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपको मिल रहा है h की वैल्यू 1। यही मिल रहा है कि कुछ अलग है? एवरीवन स्टूडेंट यहाँ पे कुछ बता भी रहे -9,1 है एक तो पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट क्या हो गया आपके पास? एक हो जाएगा 1, एवरीवन एक कोई बोल भी नहीं रहा है यहाँ पे 1, -4। तो हमने ये सेपरेटली कर दिया स्टूडेंट। अभी क्या करते हैं, ये जो हमने इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ करी है इसको इधर एंड करते हैं। ठीक है, लास्ट में हमें फाइनल कंक्लूजन भी बताना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देयरफॉर पूरा लिखना चाहेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट मिल रहे हैं स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर, एक तो मिल गया -9,6 एंड दूसरा आपको मिल रहा है यहाँ पे 1, -4। एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखा है कि नहीं, यही है। ठीक है, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर -9,6 एंड 1, -4। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? ये 2 पॉइंट जो है अभी आपको मिला है, ये दोनों पॉइंट आप चेक कर सकते हो। ये जो लाइन है x + y + 3 इज इक्वल टू 0 के ऊपर है और साथ में ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस ये लाइन x + 2y + 2 इज इक्वल टू 0 से √5 है। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो। अगर आपको वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, चेक करके देख लो ओरली। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या मिला था आपको। यहाँ पे -9,6 मिला था, चेक करके देख लीजिए। -9 + 6 सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरा क्या मिला था देख लीजिए, 1, -4, 1, -4 सेटिस्फाई कर रहे हैं ना इसको एवरीवन? तो मतलब हमारा आंसर सही है। तो क्वेश्चन में तो एक ही पॉइंट का बोला था कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको बताने, बट आंसर में कितने मिले हैं? 2 पॉइंट मिले हैं। एवरीवन समझ में आया? ठीक है, तो हमने ये जो 2 थियरम बात करी थी स्टूडेंट, उसके ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे सब डिस्कस कर लिया है। तो थोड़ा सा और बाकी स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए।